नहीं बेटा, जो टॉपिक था अपना कल का कंप्लीट एसी जनरेटर का और कोइल्स कॉम्बिनेशन का कंप्लीट किया था। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी के छोटा सा बचा हुआ है ईएमआई में। उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। मैंने कल बताया था ना कि जैसे इतना कैपेसिटर के अंदर कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक, डीसी एनर्जी होती है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे कौन सी इंडक्टर कोयल के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी कहलाती है मैग्नेटिक एनर्जी। क्योंकि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जमा होती है, क्रिएट बनती है वहां पे। और जो हमारे पास यहाँ है वो क्या है, करंट है। तो करंट के कारण यहाँ पे क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी आती है, मैग्नेटिक एनर्जी आती है। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर magnetic energy stored in an inductor। किसी भी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है या कौन सी एनर्जी होती है, तो वो तो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे मैग्नेटिक एनर्जी को, वो देखे बेटा। तो क्या बेटा, हमारे पास डायग्राम इसका कुछ नहीं है, वैसे बता रहा हूं थोड़ा सा मैं कि जैसे हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में हमने आई करंट फ्लो करवाया, यहाँ पे आई करंट है इसके अंदर। अब आई करंट हो गया, कितनी एनर्जी आएगी, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर जो करंट सप्लाई देते हो, वोल्टेज जब सप्लाई करवाते हो, तो टोटल पावर नीडेड कितनी होती है, पावर नीडेड, ठीक है, फॉर सप्लाई। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक तो होता है रेट ऑफ वर्क डन, पता होगा आपको, और एक पावर सप्लाई का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। और यह वोल्टेज को आप किस लिखते हो, ई से, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। एक होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होता है सोर्स ईएमएफ। थोड़ा डिफरेंस समझे इसमें। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो क्या आता है, चेंजिंग करंट से उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो इंडक्शन प्रोसेस से आता है। एक होता है सोर्स ईएमएफ कि हमने यहां से क्या जोड़ दिया, एक सप्लाई जोड़ दी, एक सप्लाई जोड़ दी, ठीक है। तो ये सप्लाई है। तो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, कि टोटल पावर सप्लाई या पावर नीडेड फॉर सप्लाई, ठीक है। तो किसके इक्वल होती है बेटा, वोल्टेज इनटू करंट। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है कि भाई हम पावर किसको, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आपको बताया था मैंने। फिर आगे भी आएगा ट्रांसफार्मर के अंदर भी, कि हम जैसे हमारे पास एक वायर लाइन होती है घरों में सप्लाई जाने के लिए या काफी दूर सब स्टेशन भेजने के लिए, टोटल जो पावर सप्लाई होती है वो पावर सप्लाई आपको निकालनी होती है, तो वो होती है वोल्टेज इनटू करंट। और एक होती है पावर लॉस, वो होती है आई स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई है, ठीक है, या पावर नीडेड फॉर सप्लाई। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनटू करंट, ई इनटू आई। और ई यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है। तो ईएमएफ जो होती है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हो तो बेटा वो होता है एल डी आई बाई डी टी माइनस में, लिखना पता भी, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट मैंने क्या बताया, ये क्या है, दिस इज सोर्स ईएमएफ। तो जो सोर्स ईएमएफ होता है उसका अपोजिट, यानी मैक्सिमम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है वो सोर्स के इक्वल ही हो सकता है। बताया था मैंने आपको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी भी सोर्स ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता। आइडियल केस मान लें तो सोर्स ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल हो सकते हैं बस, लेकिन उनका नेचर हमेशा अपोजिट होता है, ध्यान होगा आपको, क्योंकि ये इंडक्शन प्रोसेस से है और ये बैटरी उसमें सर्किट में जोड़ रखी होती है, ये सप्लाई उसमें जोड़ रखी होती है। तो अगर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हो तो ये आता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। बट सोर्स ईएमएफ जो होता है वो क्या बनेगा, वो आ जाएगा E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो इस E की वैल्यू हम पुट करें तो बेटा कितना आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट पावर जो आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, पावर छोड़ दो, डी डब्ल्यू बाई डी टी ले सीधा, इज इक्वल टू ई हो गया एल डी आई डिवाइड बाई डी टी और इनटू आई, ठीक है। सेम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हटा सकते हैं दोनों को, ठीक है।
तो क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ बचेगा डी डब्ल्यू, यहाँ क्या बचेगा, अब डी आई इंटू आई, डी आई स्क्वायर मत कर देना, आई टोटल करंट है, डी आई क्या चेंजिंग करंट है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो चेंजिंग करंट से प्रोड्यूस होता है। कितना करंट चेंज हो रहा है कितने टाइम से पता होगा आपको, और ये क्या है टोटल करंट जो आप सप्लाई कर रहे हो उसमें। तो एल आई डी आई ये बचेगा यहाँ पे, एल आई डी आई। फिर आप कहते हो टोटल ओवर, टोटल वर्क करने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेट, क्या एल यहाँ पे क्या है उसकी इंडक्टेंस, इस कॉइल की इंडक्टेंस क्या है एल, जो कांस्टेंट है कि जो चेंज नहीं होती है, किस पे डिपेंड करती है, एल का फॉर्मूला याद होगा ना, एल का फॉर्मूला क्या था बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो ये जो इंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है किसके अंदर क्या मीडियम है, कोर है या नहीं है, कितने टर्न्स है, क्या उसका एरिया है, क्या उसकी लेंथ है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती कि करंट कितना आप सेंड कर रहे हो, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा ये। तो एल कांस्टेंट है, बाहर लिया हो, अंदर जो होगा वो क्या बचेगा, आई डी आई। तो पहले आप वर्क किया है नहीं, जीरो, तो करंट भी जीरो सप्लाई है। जब आप वर्क कर रहे हो टोटल कितना डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वर्क जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं कि आई करंट सप्लाई हो जाए, तो आई करंट सप्लाई होगी, तो डी डब्ल्यू का तो हो जाएगा डब्ल्यू, एल बाहर है, आई डी आई, आई का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आई स्क्वायर बाई 2, और जब आई की जगह आई पुट करो तो आई आ जाएगा, आई की जगह जीरो पुट करो तो जीरो आ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। तो दिस वर्क इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई 2, और ये वर्क डन किस फॉर्म में होता है, दिस वर्क डन इक्वल टू, दिस वर्क डन W इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैग्नेटिक एनर्जी को UB कह सकते हो, UB, U होती है एनर्जी के लिए, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक एनर्जी जो बढ़ेगी वो UB क्या आ जाएगा, UB इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। नंबर सेकंड। अब कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी आती थी वो आती थी हाफ सी वी स्क्वायर, एल के जगह आता था सी, क्योंकि इंडक्टर की वजह आएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या होती थी वोल्टेज, तो वी स्क्वायर, यहाँ पे इस इंडक्टर के अंदर वोल्टेज नहीं है, इस इंडक्टर के अंदर क्या है करंट, तो ये बनेगा आई स्क्वायर। तो यहाँ इंडक्टर के अंदर एनर्जी बन जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर के अंदर होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी है। स्क्रीनशॉट ले इसको नोट करो बेटा एक बार। ठीक है, हो गया। चलो उसके बाद जिस तरह आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अंदर आती थी एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर भी क्या आती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का तो उसके बाद आती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसी से रिलेटेड है, इसी के साथ जुड़ के टॉपिक आता है ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है बेटा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे क्या आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसका एरिया हम ए मान रखे हैं, एरिया क्या मान रखे हैं, फॉर्मूला कहता है म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर ए। तो ए उसका एरिया माना हुआ है, एल उसकी लेंथ मानी हुई है, और उसकी इंडक्टेंस क्या है एल।
ठीक है। तो एनर्जी स्टोर क्या है हमारी हाफ एल आई स्क्वायर, रख दो वैल्यू। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिख देता हूं मैं, यूबी। तो एनर्जी स्टोर होगी हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है एरिया इनटू लेंथ, दिस इज लेंथ। एल की वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू पुट करें, बट L is equal to mu naught n square air and I की वैल्यू पुट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या है, एक तरह से कॉइल किस फॉर्म में है, सोलेनोइड के फॉर्म में तो है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड होती है म्यू नॉट एन आई, याद होगा इतना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मैं लिख देता हूं क्या है ये, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी तो है। तो म्यू नॉट एन आई, यहां से आई की वैल्यू निकाले, सो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आज आई आ जाएगा बी डिवाइड बाई म्यू नॉट एन। इक्वेशन नंबर 5, 4, 5 एंड 3, तो फ्रॉम 3, 4, 5 क्या बनेगा, आप इसमें पुट कर दें तो ये u भी आ जाएगा, u b दिस इज इक्वल टू हाफ l है ये रहा, दिस इज म्यू नॉट n स्क्वायर al इनटू i स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो b स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट स्क्वायर और n स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है al, और डिवाइड बाय al भी है। तो al से तो al कैंसिल हो गया, एक म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ub इज इक्वल टू हाफ, ऊपर है b स्क्वायर और नीचे क्या है म्यू नॉट, यानी कि b स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। ये होती है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मींस एनर्जी डेंसिटी। याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी, दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में क्या आएगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और ये हो गया तुम्हारा टॉपिक, ये चैप्टर ईएमआई का बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर चलते हैं अगले चैप्टर पे, अल्टरनेटिंग करंट एसी के ऊपर। ओके चलो, उसके बाद आता है चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। इसका शॉर्ट नाम है एसी। तो सबसे पहले तो अल्टरनेटिंग करंट के अलग चैप्टर है क्या ना। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, अल्टरनेट, नाम से पता चला अल्टरनेट, जो लगातार टाइम के साथ क्या होता जाए, वेरी होता जाए, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता जाए, whose magnitude
changes या change continuously with the time. ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ लगातार चेंज होता चला जाए, वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। और ये करंट आपको मे बी या तो मिलेगा एट कौन सा फंक्शन है? सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। सिंपल सी बात है, जो लगातार टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है वो सिंपल हार्मोनिकली चेंज होगा। अब सिंपल हार्मोनिकली मतलब क्या होता है कि जिसमें या तो साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो। तो आपको जो करंट और जो वोल्टेज आपको मिलेंगे यहाँ पे वो किस तरह से मिलेंगे? तो जो करंट मिलेगा इसमें आई, वो या तो मिलेगा इस फॉर्म में आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, ठीक है, या फिर आपको करंट मिलेगा कौन से हो गया? साइन वेरिएशन। और आपको पता होगा साइन वेरिएशन कौन सा होता है? कल बनाया हमने। इसमें ये करंट हो गया, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जीरो मैक्सिमम, जीरो फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में, ये साइन वेरिएशन है। और अगर ये कोसाइन वेरिएशन होता मे बी कोस में भी आ सकता है, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो कोस का वेरिएशन कल बताया था, इधर ही तो हो जाएगा करंट, इधर हो जाएगा टाइम, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसमें और इसमें कितने का फेज का डिफरेंस है? फेज तो जानते होंगे मेरा जितना, तो फेज डिफरेंस, फेज क्या होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा डिटेल से पढ़ना हो तो एक बार आज बैठ के आराम से 11th क्लास की जो ओनली एंड ओनली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो टॉपिक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ी देर पढ़ लें एक बार, तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा कैसे इसके अंदर क्या फेज डिफरेंस होते हैं, क्या चीजें होती हैं। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे काम आना है वो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ। तो एट प्रेजेंट जिस तरह करंट हो गया, ये हो गया, ऐसे ही वोल्टेज भी मिलेगी आपको, एंड V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, या फिर V इज इक्वल टू V नोट कोस ओमेगा टी। अब जरूरी नहीं है आपके उसमें V मिले, हो सकता है इसके जगह V की जगह E लिख दें हम, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, ये इस टर्म में भी हो सकती है, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, तो इसको अलग मत मानना, एक ही बात है। This is voltage, this is also voltage, this is maximum voltage, this is maximum voltage, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है इस V नोट की जगह Vm लिख दें, Vm का मतलब क्या, वही मैक्सिमम है, तो ये तो बस नाम का फर्क है तो वही चीज, ठीक है। तो या तो ये लिखा मिलेगा या ये, इस तरह से या इस तरह से, V नोट लिखा मिलेगा या Vm लिखा मिलेगा। तो ये भी साइन वेरिएशन है, तो साइन वेरिएशन होगा तो सेम ऐसे कैसा बढ़ेगा, तो I और V एंड V एक साथ दिखा दो दोनों में, तो दोनों का वेरिएशन ऐसा ही होगा। अगर I होगा तो ये I का वेरिएशन हो गया, V हो तो V का हो जाएगा। इस तरह से V नोट कोस ओमेगा टी, इसका मतलब ये कोस वाला ये तो है, तो सेम ऐसे ही V का भी हो जाएगा। तो अगर आपको I का वेरिएशन दिखाना है कोस में, तो I का ऐसा ही होगा, V का भी ऐसा ही होगा, दोनों का वेरिएशन, ठीक है। तो इस तरह से वेरी करेगा ये, और यहाँ इसमें और इसमें दोनों में 90 डिग्री का फेज का डिफरेंस है। फेज डिफरेंस थोड़ा सा आपको समझा देता हूं एक बार, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट पे इसका स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं, जो कि 12th का नहीं, आपका 11th का छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। ध्यान से समझ लो उस बात को, एक बार दोबारा से नहीं बताएंगे, क्योंकि इस कंप्लीट एसी के अंदर या तो आपको हमेशा जो चर्चा होगी वो होगी ओनली डिस्कस होगा, वो तो फेज का होगा या फिर ओनली इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। तो मेन बात यहाँ पे आप पहले तो फेज को समझेंगे, फेज क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे मैं आपको ये कहूँ, फेज का मतलब होता है एंगल, एंगुलर पोजीशन होती है एक तरह से, ठीक है। एक फेजर यहाँ पे आता है, फेजर आएगा टॉपिक, उस फेजर का मतलब ही क्या होता है कि भाई फेज के बारे में आपको बताना है। तो मैं पहले सारा फेज के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, फिर चलते हैं टॉपिक में। तो अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने इसका।
यहाँ कोई भी हो सकती है, वोल्टेज करंट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी। वर्सेस टाइम, टाइम के साथ 0, कितनी t/4, कितनी t/2, 3t/4 एंड t। दिस इज कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल, 1/4, 3/4 सभी है। जब वो हमारे, और एंगल की बात करेंगे अब, 0 कितना π/2, दूसरा पाई 3π/2, 2π, कल भी हमने किया था, ठीक है। जब 1/4 साइकिल होती है तो π/2 होगा, हाफ साइकिल होगी तो पाई होगा, 3/4 साइकिल होगी 3π/2 होगा, और कंप्लीट साइकिल होती है, एक रोटेशन होता है तो वो 2π होता है। तो ये सब ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब एंगल को ही फेज कहते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो कोई भी एक वेरिएशन दिया हुआ है इस तरह से, ध्यान देना, एक वेरिएशन ये है, तो इस वेरिएशन की जो इक्वेशन होगी, हो सकता है करंट की मान लो, वोल्टेज भी छोड़ो, आप करंट ही मान लो यहाँ पे, तो इस करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, इस इक्वेशन, इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि इसकी इक्वेशन बनेगी I = I0 sin ωt, जिसमें I0 क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज इक्वल टू I0, ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये माइनस I0 है, तो लेकिन मैक्सिमम ही, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसकी, वो ये बनेगी, जिसमें I इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, I इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये जो t है वो कोई भी टाइम हो सकता है, आधी साइकिल का, कंप्लीट साइकिल का, कुछ भी। जैसे माने ये t के लिए वेरिएबल, और ये t के कोई भी t हो सकता है। जब ये t/4 बन गया तो उसका मतलब वो 1/4 साइकिल है, लेकिन जब ये t इसके इक्वल होगा तो कंप्लीट साइकिल है। इसका मतलब ये जो t के वेरिएबल है, तो इस करंट को क्या कहेंगे आप, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। एंड ये क्या है, मैक्सिमम करंट, जो ये कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा ये वैल्यू, और ये लगातार क्या होता रहेगा, टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब जब मान लो एक इसमें ग्राफ और बना दिया जाए, ठीक है, इसमें ग्राफ मान लो इस तरह से बनेगा एक, अब आपको ये बताना है, ये भी करंट ही है, इस करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, और इसमें और इसमें, इस करंट में और इस करंट में कितने का फेज का डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो ये होती है कंप्लीट, बताइए आपको बता दूं मैं, किसी भी इक्वेशन हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ SHM जो होती है बेटा, वो ये होती थी y इज इक्वल टू a sin ωt प्लस phi नॉट, ये होती है बेटा, ध्यान देना। जिसमें y होती थी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम, a होता था उसका एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, t हो गया कोई भी टाइम, और phi नॉट होता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मतलब वो इनिशियल किस पोजीशन पे है, वो इनिशियल किस पोजीशन पे है। मैं ये तो एक एंगुलर की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं जैसे क्या कहूं मैं कि भाई ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और आदमी, कोई भी दो आदमी वो सीधे जा रहे हैं, तो एक आदमी को तो खड़ा कर दिया यहाँ पे, इस पॉइंट पे खड़ा कर दिया, और एक को तो कर दिया को यहां से, तो ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। तो इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस हुआ ना, एक को तो चलना दूसरे रास्ते में ही है, लेकिन एक को खड़ा कर दिया आगे और एक को खड़ा कर दिया पीछे, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आया, इन दोनों में पाथ का डिफरेंस आया, ठीक है। एक मिनट बेटा, तो मैं आपको बता रहा था बेटा कि मान लो दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए, एक ऑब्जेक्ट A और एक B, उनको दोनों को मान लो इस पाथ पे जाना है,
तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में इनिशियल पाथ का डिफरेंस हो गया ना, इनिशियली डिफरेंस हो गया भाई, एक को आगे खड़ा कर दिया, एक को पीछे खड़ा कर दिया, इसका मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है, उन दोनों में इतने पाथ का डिफरेंस है, दिस इज पाथ डिफरेंस, याद है ना, दिस इज पाथ डिफरेंस। अब इसको डेल्टा एक्स कह सकते हैं। ये सभी जो बातें आपको बता रहा हूं ये ऑप्टिक्स में भी काम आएंगी, वे ऑप्टिक्स में, यहां भी और वे ऑप्टिक्स में भी, तो अच्छे से समझना है बात को। तो इन दोनों में जो डिफरेंस हो गया वो हो गया पाथ डिफरेंस। अगर सीधा जाना है, अब मान लो इसमें से क्या हुआ कि ए तो चल रहा है ऐसे आगे गए, ठीक है, आगे चलता जा रहा है, और बी ना वो ऐसे आया, हो सकता है इस तरह से, हो सकता है इस तरह से। अब ये मोशन कैसा हो गया अभी, ये तो हो गया एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एक मेन सिंपल हार्मोनिक मोशन जानते हो ना, जो अपने मेन पोजीशन के अबाउट, मेन पोजीशन कोई भी हो सकती है, उस मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ओसिलेट, हो सकता है पेंडुलम की तरह ओसिलेट कर रहा हो ऐसे ऐसे, ये आपको पता होगा ना सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जो कोई भी अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ओसिलेट करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ना कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नहीं होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अपने पॉइंट के अबाउट जिस तरह सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब इसमें देखो, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जब नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा गया तो दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना था, डेल्टा एक्स। अब दोनों में एंगल का डिफरेंस भी है, अब कितने का डिफरेंस एंगल का ध्यान से देखेंगे आप, तो अगर मान लो यहां जो बड़ा एंगल, वो एंगल कितने का था, π/2 का, तो ये तो स्टार्ट हुआ 0 से, इसका मतलब इसका तो फेज का डिफरेंस हो गया 0 पहले वाले का, तो लेकिन जब दूसरे का आया तो दूसरे का तो यहाँ फाई नोट 0 नहीं है, उसका फाई नोट कितना बनेगा, π/2, कितना बनेगा, π/2, तो उसका जो फाई नोट था इनिशियल फेज हुआ वो हो गया π/2, इसका मतलब बी वाला पहले से 90 डिग्री आगे है, यानी π/2 फेज आगे है, तो इसका मतलब पहले वाले और दूसरे वाले में फेज का कितना डिफरेंस हुआ, फेज का डिफरेंस हुआ π/2 और पाथ का डिफरेंस आया डेल्टा एक्स, और इस डेल्टा एक्स की रिलेशन होती है, हम बताएंगे वे ऑप्टिक्स में कि कैसे कि इनकी फेज और पाथ डिफरेंस में रिलेशन आती है। फिलहाल आप ओनली बस इतना याद रखें कि फेज का डिफरेंस कैसे निकाला हमने, फेज का डिफरेंस होता है यही टर्म जो आपके सामने यहां डायग्राम बना हुआ है वो देखेंगे एक बार, तो हम इसकी इक्वेशन को ये कह सकते हैं ना, देखो ध्यान से, कि ये इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, तो y = a sin ω t + phi नॉट तो होगी जनरल, तो y की जगह हो गया i, a की जगह हो गया i नॉट, ये साइन है ये भी साइन है, क्योंकि स्टार्ट ओरिजिन से हुआ तो साइन ही होगा। ओमेगा टी होता है इनिशियल ना, ओमेगा टी होता है फेज यानी एंगल एक तरह से कोई भी उसका, और फाई नॉट होता है इनिशियल फेज, तो यहाँ इनिशियल फेज तो है ही नहीं, कितना होगा 0, तो ओमेगा टी + 0 लिखना है इसको, क्योंकि एंगल ये भी एंगल है और ये भी एंगल में एंगल ऐड हो सकता है, तो इसकी इक्वेशन ये बन गई। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आप बताएं, इसकी इक्वेशन बनेगी I = I नॉट साइन ओमेगा टी है प्लस, अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव, दिस इज प्लस, अगर ये नीचे स्टार्ट होता तो माइनस नेगेटिव आ जाता है। अब ये यहां से इस मीन पोजीशन, ये क्या है, दिस इज मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये जो लाइन है बीच वाली ये मीन पोजीशन है, क्योंकि ये पार्टिकल है या जो करंट है वो इसी मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन पे कहां आके मिला है, वो मीन पोजीशन पे यहां आके मिला है, और यहां कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है π/2, और अगर ये ऊपर से आ रहा है तो +π/2 और नीचे से आ रहा होता तो -π/2, तो यहां इसकी इक्वेशन बन जाएगी I नॉट sin ω t + π/2। अब इसमें और इसमें, इसको मान लेता हूं I1 और इसको मान लेता हूं I2, ठीक है, ये करंट ऊपर वाला हो गया I1, ये करंट हो गया I1 और ये करंट हो गया I2, तो I1 में और I2 में आप बताओ कितने का फेज का डिफरेंस है। फेज डिफरेंस हमेशा चेक करोगे सेम एंगल में, अगर ये साइन है तो ये भी साइन ही होना चाहिए, ये कोस है तो ये भी कोस ही होना चाहिए, ये ओमेगा टी है तो यहाँ भी ओमेगा टी होना चाहिए। अब यहाँ है 0 और यहाँ है π/2,
तो इसमें माइनस कर दो आपस में, तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 माइनस 0 करोगे तो पाई बाई 2 आया। इसका मतलब आप इसमें से इसको घटा रहे हो और आंसर आ रहा है प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि I2 आगे है, I2 लीड कर रहा है किससे, I1 से। I2 लीड बाय I1 बाय द फेज ऑफ पाई बाय 2। ये वाला इससे आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, पाई बाय 2 फेज से। ठीक है, सेम ऐसे ही हम कहते हैं इसके लिए। मान लो इसकी इक्वेशन बनना, इसकी जो वेव बन रही है वो वेव बन रही इस टाइप में, कैसे, ये बन रही 500। अब इसके लिए क्या बनेगा, अच्छा एक मिनट, अब क्वेश्चन यहां से तो आपने कोस बताया था, कई दिमाग लगा रहे होंगे कि ये इक्वेशन तो कोस आती है, कोस ही तो बनेगी, करके देख लो ना। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 90 प्लस थीटा, ओमेगा टी क्या होता है, थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड, और कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और किस में कन्वर्ट होता है, कोस में। तो हम इस इक्वेशन को ये भी तो कह सकते हैं, और I2 is equal to I naught cos थीटा, थीटा मींस ओमेगा टी, यही तो बनाई थी मैंने। और इसी इक्वेशन को मैंने, ये वेव को हमने ये इक्वेशन नाम दिया था। तो हो सकता है ये मिल गया, हो सकता है आपको ऐसे मिल जाए, तो इसको फेज कन्वर्ट यानी फेज डिफरेंस बताने के लिए आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में, तो अपने आप आपको फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। अब आपके सामने कैसी इक्वेशन दी गई है, अब बताओ इस वेव की इक्वेशन क्या बनाएंगे आप, इस वेव की। देखो बेटा, I1 हो गया, I2 हो गया, इसको मान लेते हैं I3, टाइम के साथ ये भी चेंज हो रहा है, क्या लिखोगे आप, इसमें ये होगी, इसकी होगी इक्वेशन ये वाली। अब ये इस तरह से मूव कर दिया, क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कुछ, ये एग्जैक्ट ये कितने भी डिग्री पे ये मिली, पाई पे, ये भी पाई पे, लेकिन ये ऊपर से और ये नीचे से, इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट फेज में है ना। ये कंप्लीट ऐसे ही है, ये भी कंप्लीट ऐसे ही है, लेकिन ये पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में, लेकिन ये पहले नेगेटिव में फिर पॉजिटिव में। इसका मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट फेज में है, और अपोजिट फेज का मतलब होता है कितने का डिफरेंस। अगर किसी को बोलते हैं दो वेव है वो आपस में अपोजिट फेज में है, तो अपोजिट फेज का मतलब होता है ओड इंटीजर, ओड का मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो हम कम से कम ये कह सकते हैं इसमें और इसमें कितने का फेज का डिफरेंस होता है, पाई का फेज डिफरेंस होगा। तो इसकी जो इक्वेशन आप लिखेंगे, इसकी इक्वेशन आप लिखोगे कि I3 is equal to I naught sin ओमेगा टी प्लस पाई। तो आप बताओ इसमें और इसमें, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कितने का फेज का डिफरेंस है। तो I नोट का I नोट, साइन का साइन, थीटा का थीटा, 0 है यहाँ पाई है। तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में कितने का फेज डिफरेंस हुआ, इन दोनों में हुआ पाई का फेज डिफरेंस। तो अगर आपको इक्वेशन इस तरह से है, अब मैं बता रहा हूँ इक्वेशन, वेव से इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ कि वेव आपको मिल रही है, इक्वेशन क्या बनेगी, आगे आपको बनानी होगी, इक्वेशन आपको मिलेगी, वेव बनानी होगी। तो ध्यान देना, अगर आपको वेव इस तरह से इक्वेशन ऐसे मिलती है तो उसकी वेव ऐसे बनेगी, अगर इक्वेशन ये मिलती है तो इसकी वेव ये बनेगी, और अगर ऐसे मिलती है तो इसकी वेव ये बनेगी। एक और बताता हूं, अगर मान लो इस तरह से हो, एंड दिस इज करंट नंबर 4, ये I4 है, तो I4 की इक्वेशन बता सकते हो क्या बढ़ेगी, ऊपर देता हूं, बताओ बेटा, ये वाला है I4। तो मैग्नीट्यूड तो सॉरी पीक वैल्यू सभी की मान लो I नोट ही है, जितना ये है उतना ही मैक्स मान लो। तो I4 इक्वल टू I नोट साइन, हमें तो फर्स्ट से कंपेयर करना सभी को, तो साइन थीटा प्लस या माइनस नेगेटिव, नीचे से है नेगेटिव, कहां आके मिला वो मीन पोजीशन पे, वो मीन पोजीशन पे आके मिला 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मींस पाई बाय 2 फेज, तो पाई बाय 2।
अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें जो I1 है, ये इसका क्या है, ये I1 है। तो अब बताओ I1 ये है जिसमें ओमेगा टी ओनली, और इसमें क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अब बताओ इसमें और इसमें कितने का फेज का डिफरेंस हुआ, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस हुआ। कौन आगे हुआ, यहाँ है माइनस और ये है बेटा ओनली 0, इसका मतलब ये माइनस वाला पीछे होता है हमेशा। इसका मतलब क्या कहोगे आप कि I4 ना वो लेग्स बिहाइंड है, पीछे है, किससे, I1 से। कितना पीछे है, पाई बाई 2 फेज, या उल्टा कह सकते हो कि I1 आगे है, I1 आगे है किससे, I4 से। कितना आगे है, पाई बाई 2। कह सकते हैं भाई, एक कह दो मैं मेरे से आगे वो 2 फीट आगे है, इसका मैं कह सकता हूं मैं उससे 2 फीट पीछे हूं, बात एक ही है ना। तो सेम बात ये भी है, हम I4 को कहेंगे भाई I4 तो पाई बाई 2 पीछे है I1 से, या ये कह सकते हैं I1 I4 से आगे है पाई बाई 2, बात तो एक ही है। इस तरह से फेज का डिफरेंस आपको बताते हैं। मैं क्या से दिमाग में बैठा होगा अच्छे से। एक और बताता हूं, चलो मैं और कम कर देता हूं इससे आधा, ठीक है। ये हो जाए पाई बाई 4, ये हुआ पाई बाई 2, ये कितना बनेगा 3 पाई बाई 4, ये बन जाएगा 2 पाई बाई, यानी कि क्या बन जाएगा ये पाई, 4 पाई बाई 4 यानी पाई, ठीक है। उसके बाद में और आगे चलते चले जाओ जो भी है। तो यहाँ पे अगर मान लो इक्वेशन यानी वेव, वो वेव इस तरह से बन रही है और करंट नंबर है I5, ठीक है, और इस तरह से आ रही है। इस तरह से, ठीक है। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या लिखोगे, I5 इज इक्वल टू, मान लें करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही है I0 साइन। अब बताओ सबसे पहले तो आ रहा है ऊपर से, जिसका सीधा मतलब पहले लिखोगे साइन ओमेगा टी, लिखोगे ओमेगा टी तो एंगल तो है ही है, ठीक है, थीटा I0 साइन थीटा ही होता होगा, तो थीटा हो गया प्लस कितना डिग्री या कितना फेज रेडियन आगे या पीछे है, तो ऊपर से है तो आपने सीधा प्लस लगा दिया। अब ये मीन पोजीशन पे कितने एंगल पे आके मिली, पाई बाई 4, पाई बाई 2 से आता क्या होगा, यानी कि 90 से आ गया 45, तो 45, तो ये आ गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो अगर हम इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो कितने का फेज का डिफरेंस हुआ, फेज का डिफरेंस हुआ पाई बाई 4 का, ठीक है। और पाई बाई 4 प्लस है कि माइनस, प्लस, इसका मतलब ये जो करंट नंबर 5 है I5 वो लीड कर रहा है I1 से, कितना फेज लीड कर रहा है, पाई बाई 4 फेज से लीड कर रहा है। फेज का मतलब एंगल से आगे चल रहा है, और पाथ डिफरेंस क्या बताया था कि वो 2 फीट आगे है, वो 3 फीट आगे है, वो 4 फीट आगे है। इनिशियल कितना वो लेंथ उससे आगे खड़ा है, वो तो होता है पाथ। और वो सर्कुलर मोशन में, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितना एंगल का डिफरेंस आता है उन दोनों में, तो वो एंगल का डिफरेंस, पोजीशन का डिफरेंस जो आएगा एंगल में, वो आएगा फेज, यानी किसमें, पाई में हमेशा। तो ये है बेटा इस कंप्लीट हम जो पढ़ेंगे इस अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, वो फेज डिफरेंस क्या है, कौन आगे कौन पीछे, कैसे उन वेव को हम लिखेंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट है अच्छे से, ठीक है। ठीक है बेटा, आज ये बेसिक कर लेना, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक। फिलहाल आप अल्टरनेटिंग करंट करने से पहले इसका जो बेसिक्स है वो बेसिक्स अच्छे से पढ़ें। आपके प्लस वन की जो नोटबुक है उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन है,
बुक में से, नोटबुक में से उसको अच्छे से पहले के रिवाइज करें, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज करके हम ये वेव की इक्वेशन बनाएंगे। तब तक आपको वो नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप आधे घंटे कम से कम उस प्रोसेस के अंदर एसएचएम द्वारा टॉपिक है वो इक्वेशंस कैसे बनती हैं, फेज रेफरेंस क्या होते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।